तो यार आप देख सकते हो कि मैं अभी इस वक्त इंडिया के बाहर हूँ और वीडियो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सवाल वितराग चैनल में तो वीडियोज़ आ नहीं रहे हैं बहुत दिनों से। तो इसलिए आज सोचा कि चलो यार हरियाणा इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा। बीजेपी जीत तो गई, एनडीए के साथ को अलायंस में थी इसलिए जीत गई, बट बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। इससे ऑपोजिशन को ये लगा कि अब बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए। कुछ पंडितों ने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस हारती है तो शायद उसकी पकड़ एनडीए में कमज़ोर हो सकती है और एनडीए टूट सकता है और फिर बीजेपी की सरकार गिर सकती है। पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने कमाल का फाइट बैक किया और हरियाणा को बीजेपी ने फिर से जीत लिया और बीजेपी ने अपने इस पावर को रिटेन किया हरियाणा के अंदर। तो इससे अब क्या फ़ायदा मिलता है बीजेपी को? इससे बीजेपी को एक फ़ायदा मिला कि उनकी जो गवर्नमेंट अभी है केंद्र सरकार में, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है अभी, क्योंकि हरियाणा में वो जीत चुकी है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है महाराष्ट्र अगला टारगेट है इनका। अगर महाराष्ट्र भी जीत जाती है तो फिर से बीजेपी का वो पावर वापस दिखेगा हमें सेंट्रल पावर गवर्नमेंट में, जो कि आज से कुछ महीने पहले दिखता था लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी से लोग नफ़रत करते हैं? क्या बीजेपी की एक एंटी इनकम्बेंसी है? मुझे लगता है कि नहीं है। और अगर है भी तो इससे ऑपोजिशन को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑपोजिशन को फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो कि ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी अभी के लिए हर जगह ही मजबूत नज़र आएगी। अगर बीजेपी को हटाना है तो आपको ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जो लोगों को हिट करें। ये कास्ट सिस्टम, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये वो सब से काम नहीं चलने वाला। इंडिया के जो अभी के जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट पे वोट डालते हैं, और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज़ अपना नेशनल इंटरेस्ट दिखाती है वो जाहिर सी बात है वो एंटी इंडिया बन जाता है। अगर आप राहुल गांधी के कमेंट्स देखोगे यूएसए में जाकर, यहाँ तक एक जर्नलिस्ट ने भी ये भी कहा था राहुल गांधी को कि आई नो योर ग्रैंड मदर। आपके ग्रैंड मदर ने ये कहा कि इंडिया में शायद कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पर उसे बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए। पर राहुल गांधी क्या करते हैं, इंडिया के बारे में बड़ा बुरा बाहर जाके कहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बीजेपी को अपोज कर रहे हैं, बट वो बेसिकली इंडिया को अपोज कर रहे हैं। यानी कि वो खुद ये प्रूव कर रहे हैं कि बीजेपी इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ बीजेपी। आप बीजेपी के बारे में भला बुरा कह सकते हो बट इंडिया के बारे में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप इंडिया की अच्छाई बोलो, बुराई नहीं। यहाँ पे सिख अच्छे से रहे। इंडिया जो है कंट्री है जहाँ पे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और आप वहाँ पे जाके ये कहते हो कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। ये किसने कहा आपसे? यहाँ पे तो ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। तो बेसिकली जो क्लेम्स आप कहते हो वो बेसलेस होता है। लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, बिकॉज ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ कोई भी खबर छट से सबके पॉकेट में आ जाती है, इसीलिए सब लोग जान जाते हैं कि आपकी मंशा क्या है। यही रीज़न है कि कांग्रेस पे लोग भरोसा करना नहीं चाहते, और बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, जिसकी वजह से बीजेपी गेनर साबित हो रही है। और जब तक कांग्रेस अपनी इन सब चीज़ों को बंद नहीं करेगी और जब तक एक ऐसा मजबूत ऑपोजिशन आगे नहीं आएगा जो बीजेपी को टक्कर दे सके और हमारा कॉन्फिडेंस जीत सके, तब तक ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी बीजेपी को क्लियर कट नहीं हरा सकती, क्योंकि इस वक्त बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कुछ यूट्यूबर्स के कहने से कि उनको वोट मत दो, इससे बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये तो कह रहे हो कि वोट मत दो, पर वोट क्यों ना दें इसका आप कोई रीज़न नहीं देते। आप ये कहते हो कि डेमोक्रेसी खतरे में है, बट बेसिकली ये एक हेट मॉन्गरिंग पॉलिटिक्स है। यानी कि आप बस लोगों को डर दिखा रहे हो, डर दिखा के वोट आप अपने तरफ करना चाहते हो या फिर अपने चाहिए पार्टी की तरफ करवाना चाहते हो। तो ऐसे इलेक्शंस काम नहीं करता, ऐसे इलेक्शन कभी काम नहीं करता, क्योंकि आपकी बातों से लोग सुनेंगे ज़रूर, पर जब वोट डालने जाएंगे ना वो तब अपनी ही सोचेंगे, वो आपकी बात नहीं सोचेंगे कि आपने क्या कहा था। ऐसा कोई नहीं सोचता। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हार रही है। आम आदमी पार्टी भी सेंट्रल में बीजेपी से अच्छा तो कर नहीं सकती। वैसे मैं बाकी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ऐसी पार्टीज़ हैं जो पार्टीज़ इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दूसरे से लड़ती हैं हमेशा। बाकी की पार्टीज़ की तो बात नहीं, छोड़ी दो। तो बेसिकली और कांग्रेस की नीतियाँ भी बहुत ही बुरी होती है यार। कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस तरीके से काम करती है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, वी डोंट नो। बीजेपी की एक क्लियर कट आइडियोलॉजी कम से कम है कि वो ये करना चाहती है, पर कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी है नहीं कि वो क्या करना चाहती है। इसीलिए जनता कांग्रेस को वोट नहीं डालती है।
और बीजेपी जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो चुकी है कि जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा नेशन फर्स्ट देखती है और कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन देखती है। और ऐसा हुआ भी है। मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ जाके उनसे कहते हैं कि आपको ये सरकार हटाने में हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये सब बयानबाजी सही नहीं है। और मणिशंकर अय्यर की तो पाकिस्तान में इतनी खातिरदारी होती है कि हमें लगता है कि उसका पाकिस्तान से कोई तार शायद है। तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे लीडर्स एक तरफ अगर इस तरीके से पाकिस्तान प्रेम दिखाएंगे तो कैसे इंडिया वाले आप पे भरोसा करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि बीजेपी ने हरियाणा में फिर से फाइट बैक किया और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट शो किया, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी के हाथ से हरियाणा और महाराष्ट्र जाने वाला है, पर हरियाणा का किला जो है वो बच गया। अब अगला है महाराष्ट्र। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का किला भी बच जाएगा और फिर मोदी सरकार दोबारा से उसी स्ट्रॉन्ग होल्ड से आएगी जैसा पहले वो काम किया करती थी। और अगर इस बार मोदी सरकार स्ट्रॉन्ग हो गई तो मुझे नहीं लगता कि अब मोदी को अगले बार इलेक्शंस में कांग्रेस हरा पाएगी, क्योंकि गुजरात में ऐसा हुआ था। गुजरात के इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में क्या हुआ था, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़ोरदार टक्कर दी थी बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा कम सीटें मिली थी, पर फिर भी उसने पावर अपना किला जो है बचा लिया था। और उसके 5 साल बाद क्या हुआ, कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई वैसा बड़ा कुछ गुजरात में। तो बीजेपी की ये नेचर है, अगर आप बीजेपी को थोड़ा सा भी रूम दोगे तो अगली बार वो अपनी सारी गलतियों पे काम करती है, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड टीम है, जिस टीम के ज़रिए वो लोग ये देखते हैं कि इलेक्शंस में कहाँ गलती हुआ, कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ हमारे सीट्स कम है, कहाँ वोट कम है, क्या क्या खामियाँ हैं। खामियों को जल्दी उसमें एक्शन लिया जाता है और उस हिसाब से अगले इलेक्शन की तैयारी की जाती है। तो इसीलिए बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस को 99 सीट्स मिली है, उससे कांग्रेस को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि वो लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि उन्होंने सरकार बना ली हो। जबकि बीजेपी 240 सीट पाने के बाद भी उस लेवल की सेलिब्रेशन नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें इससे भी अच्छा अगले बार करना है। तो ये हमेशा इस चुनाव को लड़ने के बाद अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाती है कि कैसे उसे लड़ा जाए, कहाँ गलतियाँ उसे आइडेंटिफाई करके उसमें सुधार लाओ। ये है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से बीजेपी जो है एक के बाद एक इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करती है। जीतना हारना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कंसिस्टेंटली इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि सच में काबिल तारीफ़ है। और मुझे पता है वहाँ वो हार गई, पर फिर भी उसे एक अच्छा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सीट्स मिला, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह उभर आई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आज का वीडियो मैं कहाँ से कर रहा हूँ आपको पता है क्या? मैं आज का वीडियो बैंकॉक से कर रहा हूँ जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, घंटी नहीं दबाई तो घंटी भी दबा देना, ताकि आपको मेरी बातें हर वक्त जब आपको पसंद आए, जब मेरी नई वीडियो आए तो आप उसे सुन पाओ। दैट्स इट, बाय बाय।